हम आए हैं आलोक जी के साथ। आलोक जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक तरह से हम लोग चर्चा करेंगे आज जो जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी की हार हुई बिहार में, और ये कहें तो पूरे देश में भी आंकड़े नहीं पार कर सके, और बिहार में जो शाहाबाद और मगध क्षेत्र में जो बीजेपी की हार हुई है उसके बाद रोज कुछ न कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है बीजेपी के सीट से टिकट पर, कभी कुछ हो रहा है। अभी बीजेपी के जो 5 हारे हुए चेहरे हैं, जो कहें जो एक तरह से 5 बुझे हुए कैंडिडेट जिसको कह लीजिए, उसको कुछ नई जिम्मेदारी देने जा रही है। ये केवल कहें 2025 के चुनाव को लेकर के तैयारी है। वो 5 चेहरे पर एक एक करके बात करेंगे हम आलोक जी से। आलोक जी राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं क्योंकि दिन भर फील्ड में रहते हैं, और 5 चेहरे जो हैं कुछ को टिकट मिला नहीं, कुछ चुनाव हार गए, कुछ रेस में है, और ऐसे लोगों को बीजेपी कुछ प्रमुख पद देने जा रही है। और ये भी कहें जो एक तरह से कहें जो भी एक चुनावी रणनीति है। आलोक जी, बीजेपी में 5 ऐसे चेहरे हैं जो एक तरह से कहें जो अभी हाशिए पे हैं, और वो उनको लेकर के बीजेपी बहुत चिंतित है क्योंकि उनका इस्तेमाल आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी करना चाहती है। एक तो नाम है पहले रमा देवी का। रमा देवी शिवहर से एमपी थी, टिकट नहीं मिला। रमा देवी जो जिस जाति से आती है उस जाति का वोट काफी प्रभावित करता है एनडीए को। उसको कैसे बीजेपी यूज करेगी? देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी में अभी एक नई कहानी चल रही है। उस कहानी का नाम है हारे को हरिनाम। हाँ। जो हार गए उनको कुछ हरिनाम हरि कीर्तन करके आगे किया जाए। हाँ। उन्हीं चेहरों में रमा देवी का भी नाम आता है। रमा देवी शिवहर से लगभग 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके जो पति थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, बिहार के लालू प्रसाद के करीबी तो थे ही, और उनके नाम बाहुबली में उनका नाम आता था। और रमा देवी वैश्य समाज से आती है। जब सुनील कुमार पिंटू और रमा देवी दोनों का टिकट कटा था तो बिहार में वैश्य समाज में नाराजगी थी। लेकिन बीजेपी ने ये कह के उसकी भरपाई की थी कि रमा देवी को आगे एडजस्ट किया जाएगा, और संजय जायसवाल तो बगल में वैश्य नेता चुनाव लड़ ही रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा लोगों ने कि भाई वैश्य समाज बीजेपी से नाराज रहा, और अपना थोड़ा सा बदला भी देखे कि सहारा क्षेत्र में पूरा दिखाई है। तो हो सकता है कि रमा देवी को किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब ये एक्टिव पॉलिटिक्स में तो मुझे नहीं लगता कहीं आएंगे। एक दूसरा नाम चर्चा में है जो कहा जा रहा है जनक राम। जनक राम की भी प्रदेश अध्यक्ष में चर्चा थी। सम्राट चौधरी को हटा करके जनक राम, क्योंकि जो दलित वोट को लेकर के, ठीक है एनडीए में चिराग पासवान है, लेकिन वो बीजेपी अपना दलित वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, इसलिए जनक राम को आगे करने का प्रयास कर रही है या सोच रही है क्या? देखिए, जनक राम का नाम प्रदेश अध्यक्ष में आया था, उसको उन्होंने खुद कह दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूँ। और जनक राम मुझे नहीं लगता है कि उस पर बीजेपी कोई उन पर ज्यादा दाव लगाएगी, क्योंकि जनक राम गोपालगंज सीट से सांसद रहे हैं। गोपालगंज सीट जदयू के खाते में चला गया था, और गोपालगंज से सांसद रहने के अलावा जनक राम का कोई उपलब्धि नहीं रही। ज्यादा बीजेपी के महामंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ज्यादा फिर उनका कोई यूटिलाइजेशन बीजेपी कर सकती है। और जैसे जहां हैं अभी अच्छे जगह पे हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया, शाहाबाद और मगध क्षेत्र में जो राजपूत और कुशवाहा बेहद नाराज थे एनडीए से, और जिसका परिणाम एनडीए को भुगतना पड़ा, उसी कारण से राजकुमार सिंह भी हारे। आरा के कद्दावर सांसद थे, आरा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, एनटीपीसी भी लाए। अब वो ठीक है, वो थोड़ा सा बरबोलेपन है, वो थोड़ा सा मुफ्फट कहे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए राजकुमार सिंह को तो नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए इनाम दिया था कि ये वही राजकुमार सिंह हैं जो आडवाणी जी को, जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। तो भाई आडवाणी जी को संट करने वाले को कुछ दे दो, क्योंकि मोदी गुट तो ये चाहता था कि भाई आडवाणी जी को गिरफ्तार किए हैं तो इनको अपने इनाम दिया, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनको इनाम चिढ़ाने के लिए आडवाणी जी को चिढ़ाने के लिए। लेकिन उनके बरबोलेपन और उनका जनता से दूर रहना, इन 2 कारणों से वो चुनाव हारे हैं। क्या दूसरी सीट जो बीजेपी के पास है उससे राजकुमार सिंह के जाने की संभावना दिख रही है क्या?
क्योंकि कहा जा रहा है, देखिए, जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है, दूसरी सीट जो कायस्थ और राजपूत ही इस दूसरे सीट का मतलब दावेदार हो सकता है। दूसरे सीट का सबसे अगर प्रबल दावेदार कोई है तो उस शख्स का नाम है जो मोदी के किचन कैबिनेट का हिस्सा है, ऋतुराज सिन्हा। हम वही पे आ रहे थे, एक कायस्थ और एक राजपूत। ये कायस्थ को तो आपको हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिली नहीं। रविशंकर प्रसाद एमपी तो बन गए लेकिन पटना ही में रह गए, इसीलिए और ऋतुराज सिन्हा का नाम चल रहा था पटना के टिकट के लिए। लेकिन वैसी स्थिति में ऋतुराज सिन्हा उसके बाद जितना वो मूवमेंट में थे, अचानक उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि ऋतुराज सिन्हा पटना के वासी हैं, पटना के लोगों पे उनकी अच्छी पकड़ है, बहुत सारे युवाओं को नौकरी रोजगार दिए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ऋतुराज सिन्हा का कहीं कोई सभा हुआ है? नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुआ कि बीजेपी जिस नेता पे लग रहा था कि कुछ शक है, उसको चुनाव से दूर रख रही थी। उन्हीं में एक नाम और था, नालंदा में भी आपने देखा होगा कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया था। चुनाव में सिर्फ प्रचार से दूर रखा गया था कि खुद वो प्रचार से दूर रहे? नहीं, प्रचार से दूर रखा गया था। उनको हिदायत थे कि आपको नालंदा में प्रचार नहीं करना, बिहार में नहीं आना है। और वो दिल्ली में कैंप किए हुए थे। कैंप नहीं किए हुए थे, अज्ञातवास में थे। क्योंकि दिल्ली में भी 7 सीट पे चुनाव हो रहा था, किसी सीट पे उनका कोई प्रचार नहीं था। स्टार प्रचारकों सूची से उनका नाम बाहर था। तो वो सिर्फ 31 तारीख की रात में बिहार आते हैं, 1 तारीख को वोटिंग करके 1 तारीख के शाम में फिर दिल्ली वापस चले जाते हैं। और एक अलग ये बहुत चर्चा बहुत तेजी से राजनीतिक गलियारों में है, खासकर बीजेपी की तरफ से और विरोधियों की तरफ से, जो क्या बिहार में प्रेम कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिलने जा रहा है क्या? और अति पिछड़ा के वो नेता हैं, कई बार से गया के एमएलए रहे हैं, इस बार गया एमपी के रूप में भी चर्चा हो रही थी कि उनको टिकट मिलेगा, बाद में हमको चला गया। नहीं, ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गया सीट सुरक्षित सीट है, वहां से जब भी कोई लड़ेंगे तो दलित ही लड़ेंगे, अति पिछड़ा नहीं लड़ेंगे। और प्रेम कुमार 9वीं बार विधायक बने हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से हैं। अति पिछड़ा में उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि अति पिछड़ा में जो सबसे यहाँ मजबूत जाति बिहार में कहा जाता है चंद्रवंशी समाज, उस समाज से आते हैं, जरासंध के वंशज हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं और बलशाली भी होता है। चंद्रवंशी समाज जरासंध के वंशज हैं। तो अगर प्रेम कुमार को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो ये बीजेपी के लिए फ्रूटफुल होगा। इसलिए क्योंकि एक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर आधे वोट के उन्होंने कब्जा किया। दूसरी, रामनाथ कर्पूरी ठाकुर जी को जो बेटे हैं नाई समाज से आते हैं, रामनाथ ठाकुर जी को केंद्रीय मंत्री में जगह दी गई। तो अगर यहाँ अति पिछड़ा समाज के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, या ये जनता भी कर रही है। हमको लगता है वैसे भी नीतीश कुमार को ये दोनों जो चेहरा है ना पसंद नहीं है। अभी को जो वर्तमान डिप्टी सीएम है, अभी तो दोनों जो है अच्छा ये सोचेंगे जो हमारे बगल में प्रेम कुमार बैठे हैं। प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव उनकी कमजोरी है। अब मोदी थे पहले, मोदी थे लेकिन मोदी तो रहे नहीं रहे। तो मतलब इस चर्चा में कुछ दम लगता है। लेकिन अति पिछड़ा समाज से एक नाम और आ रहा है। कौन नाम? वो नाम है रेणु देवी का, क्योंकि रेणु देवी भी वहाँ कद्दावर नेता है, नूनिया समाज से आती हैं, मोतिहारी। हाँ, देखिए यहाँ पे लेकिन पिछले बार डिप्टी सीएम रही हैं, उस समय उनका परफॉर्मेंस जो था अच्छा नहीं था। और वो नीतीश कुमार ने मतलब उनको पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते जो रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सरीखे लोग उनके अगल बगल में बैठे। विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री जी के प्रिय हो गए हैं अब। विजय सिन्हा, आप देखे होंगे कि जो पुल का उद्घाटन था तो सम्राट चौधरी का फोटो नहीं था, लेकिन विजय सिन्हा के विभाग का बात था, मुख्यमंत्री गए भी और वहां अब जो विज्ञापन था वो ये दर्शा रहा है जो डिप्टी सीएम के पद से इन्हें हाथ धोना पड़ सकता है, प्रेम कुमार वो पद ले सकते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम ही नहीं, सम्राट चौधरी की जो लोकसभा चुनाव के दौरान कारस्तानी थी, इसके चलते डिप्टी सीएम ही नहीं, इनसे दोनों जाएगा। हम उसी पे आगे आने वाले थे। एक जो कहा जाता है
कि दुविधा में दो गए माया मिले राम, इनकी स्थिति वही होगी। ये वही सम्राट चौधरी ने हैं जिन्होंने विधानसभा में अध्यक्ष को कहे थे व्याकुल नहीं हुई है। ये वही सम्राट चौधरी ने हैं जो कल का उनका बयान आया है, अगर मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के, अरे मुस्लिम समाज का है तो आरजेडी का। दूसरी बात यही सम्राट चौधरी ने है कि रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन के दिन अध्यक्ष रूस के चल जाता है इसके माहौल देखे थे। इनका छोटा छोटा जो तुनक मियाजी है, अब यही न है जो कहे थे कि नीतीश कुमार को हटा के पगड़ी हटाएंगे, नीतीश कुमार के ला के पगड़ी हटाए। वो हमको लगता है जो प्रेम कुमार की जो बात चल रही है जो राजनीतिक गलियारे में, वो कहीं लगता है हमको विधानसभा चुनाव से पहले ये हो न जाए। प्रेम कुमार 4 सीट पे विधानसभा उपचुनाव होना है। प्रेम कुमार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और मगध क्षेत्र में बीजेपी लॉस हो रहा उसको। औरंगाबाद सीट हार गई, जहानाबाद हार गई, काराकट है, सासाराम है, बक्सर है। दूसरी इन इलाकों में जरासंध की आबादी अच्छी खासी, और जहानाबाद और गया में दूरी कितना है, तीनों तो कहिए जो एक मतलब पॉकेट है गया। तो वैसी स्थिति में जरासंध समाज या कहें चंद्रवंशी समाज बहुत एक मायने रखता है। और ये खबर लगता है जो हम लोग के पास है, पक्की है। हम लोग इस पर चर्चा जो कर रहे हैं, जो प्रेम कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं और डिप्टी सीएम में से किसी एक का पद जाएगा तो उसमें सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी जी का आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग केवल हेतु मजबूत पे बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, ये हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक चर्चा का वजह आपके लिए भले हेतु में तो, लेकिन मेरे लिए वो अंदर की खबर है, कंफर्म है। तो प्रेम कुमार डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक चीज हमको याद है, जब विजय अंदर की बात हमको बता रहे हैं, जब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष होते थे तो एक होता है कि जो अध्यासीन सदस्य होता है उसमें प्रेम कुमार होते थे। तो विजय सिन्हा फर्स्ट हाफ अपने करते थे, सेकंड हाफ प्रेम कुमार से करवाते थे। और विजय सिन्हा कहते थे देखिए बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं, कितना सुंदर लगते हैं देखने में। उनको एक चीज और, एक चर्चा और आ रही है जो रामकृपाल यादव को खोना नहीं चाहती है बीजेपी किसी भी अगले विधानसभा चुनाव तक। देखिए क्योंकि वो ठीक है अपने हार गए और आज तक बहुत प्रयास किया गया, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव का वोट एनडीए की तरफ टर्न अप नहीं हुआ। एक और चांस लेना चाह रही है बीजेपी। देखिए रामकृपाल यादव की हारने की एक और वजह है जो कि दानापुर की जनता बता रही थी, दानापुर के जो नेता बता रहे थे, इस चुनाव में पूरा जो कंट्रोलिंग था उनके बेटा अभिमन्यु के पास, और अभिमन्यु तो कार्यकर्ता को चिंता नहीं है, पहचानते तो रामकृपाल जी थे। तो इस मिसमैनेजमेंट के वजह से भी इनकी थोड़ा सा इनको वोट कम आया है। दूसरा भूमिहार समाज जो विक्रम विधानसभा है, विक्रम पाली जो भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वोट आपको भूमिहार से लेना है और रैली कर रहे हैं जादवों का। आपको याद होगा बापू सभागार में रैली किए थे, इससे भी भूमिहार समाज थोड़ा सा नाराज हुआ था। और कुछ मिसा भारती का जो 2 टर्म से चुनाव हार रही थी, सिंपैथी था। ये बेचारी बेटी है, पटना की बेटी है, बिहार की बेटी है, दानापुर की बहू है, वहीं पे शायद पीएनबी में उनके फादर इन लॉ थे। तो एक तरह से कहें जो रामकृपाल यादव, लेकिन अब देख रहे हैं कि 1 महीना चुनाव का हो गया है तो दानापुर की जनता थोड़ा सा अपने अफसोस कर रही है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा निवास उसी क्षेत्र में है। तो अध्यक्ष हमको जानकारी मिली है जो रामकृपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की संभावना है। हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रामकृपाल जी अगर अति पिछड़ा डिप्टी सीएम बनता है, यादव समाज से अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, भूमिहार समाज का एक डिप्टी सीएम है, तो वैसी स्थिति में जो कास्ट कॉम्बिनेशन है एनडीए का, और लाला जी से एक राज्यसभा चल जाते हैं, लाला जी से अगर चल जाते हैं राज्यसभा, उधर विजय चौधरी कैबिनेट में भूमिहार नेता है, तो एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार खुद कुर्मी है, तो एक तरह से कहें जो कास्ट कॉम्बिनेशन कुशवाहा है, तो सम्राट चौधरी यादव कोई जरूरत भी नहीं रह जाएगी। एक राजपूत समाज तब भी नाराज रह जाएगा। नहीं, राजपूत समाज से आप देखिएगा कि जो केंद्रीय विस्तार अगर होता है कैबिनेट का, तो राजीव प्रताप रूडी मंत्री हो जाएंगे। हो सकता है, अब वो तो 100 दिन के बाद, अब सरकार कितना दिन जीता है आप बता दीजिए। लेकिन मोदी जी ने सभी मंत्रियों को टारगेट दिया है 100 दिन में अपना काम परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरे सामने रखें। वैसी स्थिति में अब देखना यह होगा जो अब इन 5 चेहरे पर जो
जिस चेहरों पे हम आप नहीं, बिहार से ऐसे भी 8 मंत्री का दावा बनता था, 9 मंत्री का, 9 मंत्री का। तो क्योंकि यहाँ से 40 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं, तो इस हिसाब से यहाँ 9 मंत्री का दावा बनता है, तो एक यहाँ का खाली है अभी। तो हो सकता है कि अगला जो रिसफल हो उसमें किसी एक राजपूत नेता। ये जितने हम लोग चेंजेज की बात की है आलोक जी, ये विधानसभा उपचुनाव से पहले भी हो सकता है, हाँ क्यों नहीं, विधानसभा सत्र के बाद भी हो सकता है। देखिए, रामगढ़ में राजपूत का वोट लेना है, ये आप जान लीजिए। इमामगंज में दलितों का वोट लेना है, प्लस वहाँ थोड़ा सा अति पिछड़ा समाज भी बहुत है, तो वहाँ भी इमामगंज में वोट लेना है। बेलागंज में यादव का वोट, बेलागंज में यादव का वोट लेना है, तो सब तो आरा में वैश्य का वोट लेना है, तराई में जो आरा का क्षेत्र जिसपे जीते हैं सुदामा प्रसाद जी तरारी से, तो वहाँ भी वही हाल है। तो इसलिए सब क्षेत्र जो है मगध का, जो विधानसभा सत्र 22 से 26 तक विधानसभा सत्र है, और 26 जुलाई के बाद इस देखिएगा कुछ राजनीतिक चेंजेज भी बिहार में देखने को मिलेगा, जिसको देखकर के लोग अवाक भी रह सकते हैं। मतलब उनको लगेगा ये कैसे हो गया। नहीं, एक पद अभी और खाली हो सकता है, किसी जात को वहाँ सेट किया जाए। कौन सा पद? विधान परिषद में उप सभापति का पद अभी खाली है, हो सकता है कि किसी जदयू के समाज के नेता को सेट कर दिया जाए, हो सकता है, क्योंकि बैलेंस तो किया जाएगा। हाँ, क्योंकि विधानसभा में सभापति हैं, मतलब अध्यक्ष हैं यादव, यहाँ आगे राजपूत जाति से परिषद में। हाँ, वैसी स्थिति में पूरा कहे जो बिहार में कुछ भी कर लीजिए, बिना जात को बैठाए हुए, जात का समीकरण बिना बैठाए हुए काम नहीं हो सकता। एक सज्जन को कह रहे थे प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हम कहे यही प्रशांत किशोर न है जो लोकसभा में कहे थे भाई हम 40 सीट पे कैंडिडेट देंगे, बारह आई तो 40 पे नहीं, उन्होंने कहा था 23 का, उन्होंने नाम बताते लिख के किसी चैनल में उन्होंने, उनके तो थे वो कहे थे जो हम जीतेंगे। और उसके बाद कैंडिडेट कहीं नहीं था, लेकिन उनके पार्टी से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी। तब ये तो उस समय भी लोग पूछ रहे थे कि स्टार प्रचारक किसके पक्ष में प्रचार करेंगे। लेकिन बिहार में 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे आलोक जी। अभी कहा जा रहा है जो बिहार में कई पार्टियों का गठन होने जा रहा है। सूरज भान सिंह एक पार्टी बना सकते हैं, आरसीपी एक पार्टी बना सकते हैं, अरुण कुमार, अनिल कुमार, रेणु कुशवाहा मिलकर एक पार्टी बना सकते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी भी बन सकती है, पवन सिंह की पार्टी भी लॉन्च हो रही है। तो ऐसे कहें जो जिस तरह मेरी ड्राइव देखे हैं, बढ़िया देखें, इवनिंग में कितने स्टॉल लग जाते हैं, सुबह में वहां स्टॉल गायब हो जाता है। देखिए, तो चुनाव का मौसम आएगा तो पार्टियां बनती रहेगी, चुनाव के बाद पार्टियां खत्म भी होती रहेगी, लेकिन जो कुछ पार्टियां हैं उसका वजूद है, वजूद रहेगा, वजूद था। हम लोग आलोक जी से चर्चा कर रहे थे जो हो सकता है बिहार विधानसभा सत्र के बाद कुछ पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदल जाए, जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकता है, क्योंकि उनका भी टेन्योर पूरा हो चुका है, और नए क्योंकि संजय जो है और मनीष वर्मा ने कमान ले ली है, क्योंकि जेडीयू का जो कहें जो एक तरह से संगठन है वो आरसीपी सिंह ने जो बनाया था वही अभी तक काम कर रहा है, उसको भी बदलने की जरूरत होगी। अब ये आने वाला समय बताएगा जो किस तरह का चेंजेज, पॉलिटिकल चेंजेज होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक रोज कुछ न कुछ चेंजेज होते रहेंगे, कुछ न कुछ बदलाव होते रहेंगे। किसी का अध्यक्ष बदलेगा, किसी का टिकट कटेगा, किसी का टिकट नहीं मिलेगा तो नाराज होकर दूसरे पार्टी में जाएगा। और इस बीच में जनसुराज जो है, पीके उर्फ प्रशांत किशोर, पांडे को इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आरजेडी ने पांडे पर जोर दिया था, दिखाया था कि ये फॉरवर्ड की पार्टी है, और इसको दिखाने का क्या मकसद था वो आरजेडी के लोग ही समझें। लेकिन तत्काल इन खबरों के साथ आगे की खबरों के साथ बने रहे। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स पे जरूर